हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर स्पेशल जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स। बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे पास कि मैम आप हमारी नेट जेआरएफ के जो पास्ट ईयर पेपर हैं वो सोल्व करवा दीजिए। तो इसलिए आपने जो मुझे रिकमेंड किया उसी के अनुसार मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और आगे भी अगर आप वीडियो को लाइक करते, शेयर करते, सब्सक्राइब करते हैं, अगर वीडियो पे जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, उसी के आधार पर, जिस तरीके के कमेंट्स आएंगे उसी के आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे फीडबैक मिल सके कि आपको चीज़ें सही समझ में आ रही हैं या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू फॉर बोथ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली क्या होता है? एकाधिकार। मोनोपोलिस्टिक क्या होता है? एकाधिकार प्रतियोगिता। ये क्या कह रहे हैं कि शॉर्ट रन में क्या सही होगा दोनों के साथ। अब आप यहाँ पर इसको इस तरीके से देख लीजिएगा, आप इसको चेक आउट कर लीजिएगा कि ये आपकी एवरेज रेवेन्यू होती है और ये आपकी मार्जिनल रेवेन्यू होती है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि मोनोपोली के अंदर, जो मोनोपोली होती है, एकाधिकार जो होता है, उसमें थोड़े से ज़्यादा स्टीप होते हैं, यानी कि इसका जो स्लोप ज़्यादा होता है। अगर आप मोनोपोलिस्टी की बात करते हो तो वहाँ पर ये थोड़े फ्लैट टाइप के होते हैं, बस यही डिफरेंस होता है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। तो वो करेंगे प्राइस AR क्या होता है? प्राइस ही होता है ना, एवरेज रेवेन्यू जो है प्राइस ही होता है। क्यों होता है? आप सभी जानते हो कि जो TR होता है वो P इंटू में Q होता है। और अगर यहाँ से हम निकालते हैं एक तरीके से AR क्या होता है? TR डिवाइड बाई Q होता है। अगर आप ये TR डिवाइड बाई Q है तो इसको अगर P इंटू में Q कर देते हो तो डिवाइड में क्या रहेगा? Q से Q कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं AR हमारा क्या होता है? प्राइस ही होता है। तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या पता होना चाहिए कि प्राइस हमारा ग्रेटर देन होता है MR से। अब देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा सही बैठेगा कि प्राइस इज ग्रेटर देन द MR। प्राइस ज़्यादा होता है MR से। प्राइस इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये दूसरी लाइन में बोला कि PR जो है वो MR के बराबर होता है। प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। प्राइस जो हो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर आपने देख लिया कि जो प्राइस है ना वो ग्रेटर देन होता है MR से। ये देखिए ये AR क्या है? इससे ऊपर है, MR उसके नीचे है। तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि जो फर्स्ट एक तरीके से ऑप्शन जो है वो है इसका करेक्ट है। तो चलिए इसके आगे चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया? ये बोला गया कि कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये जो गेम थ्योरी है वहाँ से लिया गया है कि जो मैट्रिक्स नीचे दी गई है तो उसके अंदर स्ट्रेटजीज के बारे में आपने बताना है कि A और B के पे ऑफ दिए गए हैं। डियोपोली की बात कर रहे हैं यहाँ पर। डियोपोली में क्या होता है? दो होते हैं ना, तो यहाँ पर दो कंपटीटर हैं। वैसे गेम थ्योरी किसके अंदर अप्लाई होता है? ओलिगोपोली में और डियोपोली में, दोनों में ही। तो ये जो गेम थ्योरी है अब इसके अंदर इन्होंने बताया कि दो कंपटीटर हैं, इनमें क्या कौन सा इनका सही रहेगा ऑप्शन और कौन सा गलत रहेगा। स्टार्टिंग में एक बार इसको देख लेते हैं। फर्स्ट है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट की बात की गई है कि A फर्म यदि एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे, B फर्म एडवर्टाइजमेंट करे या फिर ना करे। इसके अंदर इसके एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि फर्म A हैज़ नो डोमिनेंट स्ट्रेटजी। मैं आपको ये बता देती हूँ कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है। डोमिनेंट स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि चाहे दूसरा जो आपका कंपटीटर है वो किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन ले, आपको उससे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद देखिए नेस इक्विलिब्रियम। नेस इक्विलिब्रियम क्या होता है कि आपके लिए जो आप दूसरे जो आपके कंपटीटर हैं उनको देखते हुए जो एक आप बेस्ट ऑप्शन चूज करते हो वो नेस इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो अपने डिफरेंस पता चल गया कि डोमिनेंट का मतलब होता है कोई दूसरा कुछ भी करता रहे, दूसरे कंपटीटर का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और नेस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जितने भी आपके पास ऑप्शन हैं उन सब में से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। ये नेस इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहते हैं कि जो A एडवर्टाइजमेंट यदि करता है तो उसको जो है ना 11 का A अगर एडवर्टाइजमेंट करता तो उसका है ये 11 वाला, और B अगर एडवर्टाइजमेंट करता है तो ये जो है ना ये 11 किसका है? ये इस साइड से आप जाओगे ना 11, 16, 7, 20 यानी कि 11, 16, 7, 20, ये तो है यहाँ पर A के।
अगर ये जो 6902 ये दिखाई दे रही है आपको बी के हैं, ये बी के पे ऑफ है। अब देखिए बोला क्या गया, ये बोला गया कि यदि ए एडवर्टाइजमेंट करता है और बी अगर एडवर्टाइजमेंट करता है तो इसको 11 का फ़ायदा होता है, इसको 6 का। अब देखिए यहाँ पर क्या बात बोली गई है, ये बोली गई है कि यदि बी जो है वो 6 एडवर्टाइजमेंट करे तो उसको इतना बेनिफिट है, अगर इसको देखते हुए ए करे तो उसको कितना बेनिफिट है, 11 का बेनिफिट है। दूसरे केस में देखिए अगर यहाँ पर बी एडवर्टाइजमेंट करे इतना, यहाँ देखो क्या है, एक तरीके से सोचा जा रहा है यहाँ पर कि ए सोच रहा है कि अगर वो ऐसा करता तो मुझे ये फ़ायदा होगा, अगर वो ऐसा करता तो मुझे ये होगा, अगर वो इस तरीके से करेगा तो मुझे ये होगा, ये बताया जा रहा है यहाँ पर, इस जो ये पे ऑफ दिए गए हैं, जो मैट्रिक्स दी गई है यहाँ पर। अब देखिए अगर ए एडवर्टाइजमेंट करे तो उसको ये बेनिफिट होने वाला है, अगर बी भी उसी टाइम पर करता तो ये उनका बेनिफिट होगा। दूसरा देखिए अगर बी एडवर्टाइजमेंट करे तो उसको तो 9 का फ़ायदा होगा, अगर उसी दौरान जो है अब ए देख रहा कि अगर मैं बी करे लेकिन अगर मैं ना करूं तो मुझे 7 का फ़ायदा होगा। इस केस में देखिए कि यदि बी ना करे, अब ए सोच रहा कि अगर बी नहीं करता तो मुझे इतने का फ़ायदा हो सकता है, अगर यहाँ पर बी नहीं करेगा और मैं करता हूँ, मैं भी नहीं करूँ तो मुझे इतने का बेनिफिट हो सकता है, यानी कि बी ने भी नहीं की और उसके ना करने से मुझे, अगर मैं भी नहीं करूँ तो मुझे इतने का बेनिफिट हो सकता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको ये दिखा रहा है कि जो ए जो है, फर्म ए हैज़ नो डोमिनेंट स्ट्रेटजी, ए का अपना कुछ रोल नहीं है, वो बी को देखते हुए सारे काम कर रही है। दूसरा कि फर्म बी हैज़ डोमिनेंट स्ट्रेटजी, बी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और द गेम हैज़ नेस इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर जो ये दिखाया गया वो नेस इक्विलिब्रियम है, क्योंकि नेस इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया कि नेस इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पर आप एक अपना जो सबसे बेस्ट पॉइंट होता है दूसरे कंपटीटर को देखते हुए उसको आप चूज करते हो। तो यहाँ पर हो जाता है कि ए बी सी डी यहाँ पर नहीं होगा, तो ए बी सी यानी कि जो इसका डी ऑप्शन है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन है। जो देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम थर्ड कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए जो फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई है कौन सी ठीक है, कि कुर्नोट इक्विलिब्रियम क्या नेस इक्विलिब्रियम को दिखाता, स्टेकलबर्ग जो इक्विलिब्रियम क्या नेस इक्विलिब्रियम को दिखाता। मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने से पहले बता देती हूँ कि जो कुर्नोट है, जो स्टेकलबर्ग है और जो बर्ट्रैंड है, तीनों ही नेस इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। और अभी आपने देखा कि नेस इक्विलिब्रियम क्या होता है। नेस इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जब जो एक ऐसा स्ट्रेटजी होती है जब हम दूसरे को देखकर अपनाते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि एनी सिचुएशन वेयर ऑल पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं इन ए गेम के अंदर आर परस्यूइंग देयर बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी गिवन द स्ट्रेटजीज ऑफ ऑल ऑफ द अदर पार्टिसिपेंट, यानी कि दूसरे ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है उसके आधार पर वो जो बेस्ट स्ट्रेटजी फॉलो करते वही नेस इक्विलिब्रियम कहलाएगी। तो चाहे वो कुर्नोट का है, चाहे स्टेकलबर्ग का है, चाहे फिर बर्ट्रैंड का, तीनों के अंदर ही इस जो ये अप्रोच है वो फॉलो की जाती है। तो यहाँ पर यानी कि आंसर हो जाएगा सी इसका। अब उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन का, जो इसके मैचिंग वाले हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं ऊपर। तो इससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है कि जो प्रॉफिट एज ए डायनेमिक सरप्लस, ये बातें बोली गई हैं किसी के द्वारा, सिर्फ आपने ये बताना है कि ये बात किसने बोली है। तो देखिए प्रॉफिट एज ए डायनेमिक सरप्लस ये बात बोली है क्लार्क ने। अब आगे आप देख लोगे कि जो क्लार्क उन्होंने ये बात बोली है, और आप इसको इस तरीके से मैच कर सकते हो याद रखने के लिए कि डायनेमिक क्या है, यानी कि ये करेगी जो प्रॉफिट है ना वो बदलता रहता है, डायनेमिक सरप्लस है। ये बात किसने बोली, क्लार्क ने। अब देखिए आप इसको घड़ी से दिखा सकते हो, दीवार घड़ी होती है या जो हाथ में पहनने वाली घड़ी होती है वो चेंज होती रहती है ना, और क्लार्क को आप दीवार घड़ी मान सकते हो कि जो मतलब एक तरीके से क्लॉक होता है। तो इसका मतलब क्या है, और वो घड़ी क्या होती है, चेंज होती रहती है, इसलिए प्रॉफिट एज ए डायनेमिक सरप्लस ये बात बोली क्लार्क ने। ये इसके साथ आप इसको मैच कर दोगे।
दूसरा आप देखिए प्रॉफिट एज ए रिवार्ड ऑफ इनोवेशन, इसको सभी जानते हो कि इन्होंने बोला कि प्रॉफिट किस कारण से आएगा, नवाचार के कारण से आएगा। इनोवेशन कोई नई मतलब आइडिया, जैसे कि कोई भी न्यू टाइप की गुड्स होगी, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन हो गया, या ओपनिंग नई मार्केट आपको मिल गई है, या कोई नया सोर्स मिल गया है मटेरियल का, तो इन सब के कारण से जो प्रॉफिट होता है वो किसको होता है, एंटरप्रेन्योर का होता है। और ये बात बोली है शुम्पेटर ने, यानी कि ये बात किसने बोली, शुम्पेटर ने, शुम्पेटर ने। तो इसको आप मैच करोगे शुम्पेटर के साथ। अब उसके बाद देखिए प्रॉफिट एज ए रिवार्ड अनसर्टेनिटी बियरिंग। जब अनसर्टेनिटी बियरिंग की बात आती है तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट मिलता है ना वो अनिश्चितता का रिवार्ड है। कुछ भी नहीं, रिस्क होता ना बहुत ज़्यादा, कोई भी अगर कहीं पर भी कोई भी काम करोगे तो पैसा लगाओगे तो ये करें कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है और उसको जो उठाता है उसी को प्रॉफिट मिलता है। ये कहते हैं कि ये बात किसने बोली, ये बात बोली नाइट ने। तो देखिए आप इसको इस तरीके से मैच कर सकते हैं कि रात होती है, जब रात होती है तो उसमें अनिश्चितता ही होती है, अनसर्टेनिटी होती है, तो आप इसको इसके साथ मैच कर दोगे। उसके बाद देखिए प्रॉफिट अराइज ड्यू टू मोनोपोली पावर इंजॉय बाय द प्रोड्यूसर, कि प्रॉफिट है ना मोनोपोली में पाया जाता है और इसका जो प्रोड्यूसर होते हैं ना मोनोपोली वाले वो इसको एंजॉय करते हैं। ये बात किसने बोली, ये बात बोली है क्लेस्की ने। तो यहाँ पर आपने देख लिया। अभी मैं इसके एक बार आंसर आपको दिखाती हूँ। तो अब चलिए इसके आंसर के ऊपर जाते हैं। आंसर है ये रहे यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे होगे, एक सेकेंड, देखिए शुम्पेटर के साथ इनोवेशन वाला जाएगा, क्लेस्की के साथ जो लास्ट वाला जाएगा, और एफ नाइट के साथ अनसर्टेनिटी वाला जाएगा, इसके साथ मोनोपोली वाला जाएगा, और क्लार्क के साथ डायनेमिक वाला जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट, उस टाइम पर जो स्लोप है औसत लागत का वो क्या होगा। देखिए इस ऐसे आंसर जो है ना वो इस तरीके से निकाले जाते हैं। अब आपको ये सारे डायग्राम आने चाहिए कि आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होती है। ये एवरेज कॉस्ट आपकी, मार्जिनल कॉस्ट इसको यहाँ से कट करती है। तब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट उसको कट करती है वो उसका मिनिमम पॉइंट होता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना बिल्कुल ये स्ट्रेट सी लाइन है, तो इसका तो स्लोप तो है ही नहीं। तो क्यों स्लोप नहीं है, क्योंकि ढलान क्या होता है, या तो स्टीपनेस को दिखाता है ना, तो यहाँ कोई स्टीपनेस है नहीं, किसी प्रकार का कोई चेंज को नहीं दिखा रहा। तो इसलिए उस टाइम पर जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कट करेगी, जहाँ पर भी ये इक्वल होंगे, तो वहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट का स्लोप होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको क्या दिखाता है, छठा क्वेश्चन, ये आपको बताता है कि फॉर द फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये आपको बताता है कि ये यहाँ से इस इक्वेशन में से जो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन में दी हुई है, यहाँ से आप ये बताइए कौन सी बात सही है। फर्स्ट है कि द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इक्वल टू 1, कि जो डिग्री होमोजेनिटी की वह इक्वल टू 1 है। अभी देखते हैं कि क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो वो करें कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इज अल्फा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के बराबर होगा। सिर्फ आपने ये बताना कि इनमें से कौन सा आंसर ठीक है। अब देखिए जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो होती है आपकी एक तरीके से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 के, तो ये तो रॉन्ग हो गया आपका। दूसरा देखिए कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है फैक्टर का वो आता है आपका, अगर यहाँ पर निकालोगे तो कुछ इस तरीके से आता है Q डिवाइड बाई L, और जो आपका एवरेज आता है वो आता है आउटपुट डिवाइड बाई लेबर। तो ये तो इक्वल होता ही नहीं, ये इनटू में है यहाँ पर बीटा, ठीक है। अब देखिए ये लेबर की है जो इलास्टिसिटी है, तो ये भी इक्वल नहीं है, यानी कि ये और ये तो दोनों रॉन्ग हो गए। अब डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी के लिए क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा हो जाता है, ये 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये इक्वल टू 1 हो जाते। तो ये चीज़ दिखाई गई। लेकिन यहाँ पर देखिए सी को कि आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, कैपिटल की इलास्टिसिटी क्या है, अल्फ़ा, तो स्पष्ट दिख रहा है ना आपको कि इसकी, तो इसलिए आंसर जाएगा इसका सी। तो आपने ये चीज़ समझ गए होंगे कि क्या दिखा रखा है यहाँ पर। अब उसके बाद देखिए जो 7th क्वेश्चन है,
सेवेंथ क्वेश्चन आपको बताता कि व्हेन एन इंफॉर्मेशन जो है एसिमेट्रिक इज ऑब्जर्व, वो करेगी एक होता है सिमेट्रिक, होता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब होता है कि अपूर्ण सूचना, इंफॉर्मेशन एसिमेट्रिक, इनकी अपूर्ण सूचना कब ऑब्जर्व की, जब आपने कोई भी एग्रीमेंट कर लिया ऑब्टेन बिटवीन इंडिविजुअल के साथ, ठीक है ना। तो करेंगे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोरल हजर्ड, यानी कि नैतिक जो एक तरीके से नैतिकता के बारे में जो बात की गई कि मोरल हजर्ड की बात की गई। तो मोरल हजर्ड क्या होता है कि मान लेते हैं कि आप ने कोई भी अपनी गाड़ी का बीमा करवा लिया, तो जब गाड़ी का बीमा करवा लिया जाता है तब ज़्यादा रिस्क उठाने लग जाते हो। पहले उसको कभी भी आप बिना लोग लगाए नहीं छोड़ते थे, लेकिन अब उसको छोड़ देते हो, क्योंकि आपको क्या लगता है कि अगर गाड़ी की चोरी हो जाती है तो जो बीमा कंपनी है वो हमें दे देगी। तो इसका मतलब उनको ये थोड़ा पता था कि जैसे आपका बीमा हो जाएगा तो आप ऐसा करोगे। तो इसको हम बोलते हैं मोरल हजर्ड। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद जो क्वेश्चन आता है आपका एट्थ क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट है, और हर बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन डायग्राम, ये एक डायग्राम दिया गया है, आफ्टर द प्राइस चेंज, वो करें कि प्राइस चेंज हो जाते हैं पी से पी क्यू, पी क्यू से पी क्यू डैश। देखिए अब कैसे हो गए। आप स्टार्टिंग में ये आपका पोटैटो है यहाँ पर, और यहाँ पर टमाटो दिया हुआ है। इस पोटैटो टमाटो की ये जो है ये बजट लाइन है, ठीक है, ये प्राइस दिए हुए। अगर वो करें कि प्राइस डिक्रीज, अब यहाँ इसके चेंज हुए हैं ना पोटैटो के, वहाँ पर तो ये नाम नहीं लिखा हो ना, लेकिन आपको समझना तो ये है कि पोटैटो के हुए, क्योंकि यहाँ से लाइन इधर शिफ्ट की है, इधर थोड़ा शिफ्ट की है, ऐसे शिफ्ट होती तो इसके चेंज हो जाते, तो नहीं ना सॉरी इसके साथ नहीं जाएगी। अगर ऐसे शिफ्ट की होती तो ये इसके चेंज हो जाते, क्योंकि तो चेंज होने के बाद है ना, तो पहले अगर यहाँ से शिफ्ट किए तो टमाटो के होते, तो ये या फिर या इस तरीके से होती, कैसे भी, ठीक है। तो अब देखिए ये करें कि अगर प्राइस चेंज हुए हैं, प्राइस चेंज हो गए पी से क्यू, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जब हम इसको ओ क्यू से ओ क्यू डैश तक खरीद पा रहे, तो इसका मतलब है कि इस पोटैटो के प्राइस घट गए, यानी कि प्राइस डिक्रीज हो गए हैं। अब वो करें कि प्राइस डिक्रीज होने से एंड कंज्यूमर कम्स टू इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बी इंस्टेड ऑफ पॉइंट ए, यानी कि वो करें कि ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पर शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए कुछ इस तरीके का ये लाइन आ जाएगी आपकी, वो करें कि ए पॉइंट था, ये ए से बी पर शिफ्ट हो जाता जब प्राइस डिक्रीज हो। यहाँ पर देखिए इसकी इतनी क्वांटिटी लेता होगा और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी इतनी ले रहा है क्यों, तो आपने देख लिया कि प्राइस घटने से क्वांटिटी भी घटेगी। तो ये करें कि इस नीचे जो आंसर दिए गए हैं कौन से के साथ सही जाएगा, इट इज़ ए नॉर्मल गुड्स। क्यों नॉर्मल गुड्स में तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई ही नहीं हुआ। ये तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई क्या होता है कि प्राइस घटने से क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, चाहे वो नॉर्मल गुड्स होती है चाहे फिर वो इन्फीरियर गुड्स होती है, दोनों ही केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। तो देखिए इन्फीरियर गुड्स भी नहीं हो सकती है, ये कौन सी होगी, गिवन गुड्स ऐसी होती है जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो इसलिए प्राइस घटने पर यदि क्वांटिटी घटती है तो ये आपकी कहलाएगी गिवन गुड्स। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, जो 9th क्वेश्चन है, ये आपको कहता है कि विच अमंग्स द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इनवर्स डिमांड फंक्शन। आप सभी जानते हो कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। सिंपल डिमांड फंक्शन को देखो कि डिमांड फंक्शन होता है जो डिमांड डिपेंड करती है कोई भी एक्स कमोडिटी और प्राइस ऑफ एक्स के ऊपर, ठीक है ना। अदर जो थिंग्स है वो रिमेन अगर कॉन्स्टेंट रहती हैं, अन्य बातें समान रहने पर। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड घटती है। अब ये इसका इन्वर्स पूछा, बस इन्वर्स में क्या करोगे, प्राइस को इधर रख दोगे और डिमांड को इधर रख दोगे। तो ये क्या है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस, तो इनका पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा। सिर्फ इन्होंने पूछा है कि जो है ना डिमांड इनवर्स डिमांड फंक्शन बताना, तो ये तो आपका सिंपल है, ये आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए के साथ जाएगा। ये इसके साथ इसलिए नहीं जाएगा, ये तो वही रिलेशन बनता है कि प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, तो ये इसके साथ नहीं जाएगा, ये इसी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए आप जो 10th क्वेश्चन है कि द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम वेलफेयर इकोनॉमिक्स। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम को आप इस तरीके से समझ सकते हो, एक तरीके से जो पेरेटो ऑप्टिमलिटी यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए कि जो पेरेटो ऑप्टिमल क्या है। पेरेटो ऑप्टिमलिटी आपको क्या दिखाती है कि यदि आप एक का भला करना चाहते हो तो दूसरे का आपको क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी। यानी कि आपके पास जो रिसोर्स है ना वो पूरे कंप्लीट यूटिलाइज हो रहे हैं। मान लिया जाए कि आप 4 दोस्त हो और आपने 4 दोस्त ने क्या किया, एक पिज़्ज़ा मंगवा लिया और पिज़्ज़ा के अंदर ये इस तरीके से बटे हुए हैं, इसके अंदर 4 टुकड़े हैं, 1 2 3 4।
तो ये टुकड़े हैं। तो आप क्या है, जैसे ये पेज आया तो आपने एक ये पार्ट एक ने ले लिया, बी ने ले लिया, ये सी ने ले लिया और ये डी ने ले लिया, यानी कि चारों दोस्तों में बट गया। मान लेते कि अगर पांचवा कोई भी दोस्त आ जाता है तो ये अगर एक एक बाइट भी उसमें से देते हैं तो इसका मतलब क्या है, इनका कमी होने के बाद ही उसके पास जाएगा ना, या उनके पास फालतू पड़ा होता तो ये तीन होते तो तब तो कोई बात नहीं थी। यहाँ पर पैरेटो ऑप्टिमैलिटी फिर हम उसको बोलते ही नहीं। तो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी का मतलब है जो भी आपके पास है वो पूरा बटा हुआ है, अगर आप किसी को देना चाहते हो तो इनमें से ही कम करना पड़ेगा आपको। अब देखिए, अब इन्होंने बोला कि दैट देयर बी एफिशिएंट मार्केट फॉर एवरी कमोडिटी, यानी कि मार्केट क्या है, एफिशिएंट है। सही बात है कि दैट द इकोनॉमी ऑपरेट्स एट सम पॉइंट ऑन द यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कराओ। देखिए यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कराओ क्या होता है, ये एक एजवर्थ बॉक्स होता है। ये ए व्यक्ति की यूटिलिटी हम मान लेते हैं, ये इस साइड से A1 A2, और ये बी की होती है, ये बी की हो जाएगी, यानी कि B1 B2, और ये कॉन्ट्रैक्ट करो होता है। इसी अगर इस कॉन्ट्रैक्ट करो को हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये यूटिलिटी करो हो जाता। तो वो करें कि जो ये यूटिलिटी करो जो आपका बाहर निकला है, यानी कि जो इस ये कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर 1 2 3, ये जो 1 2 3 को दिखा रहा है, तो ये जो आपको दिखा रहा है, ये करें कि दैट द इकोनॉमी ऑपरेट्स एट सम पॉइंट ऑन द यूटिलिटी पॉसिबिलिटी करो। वो करें कि जो इकोनॉमी है ना, इन यूटिलिटी पॉसिबिलिटी के कुछ पॉइंट के साथ ऑपरेट करिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स टू बी प्राइस टेकर, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन को फॉलो करते ही हैं जो भी मतलब पैरेटो ऑप्टिमैलिटी है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है। तो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता ही है कि जो फर्म होती है वो प्राइस क्या है, लेने वाली होती है, यानी कि जो भी होती है जो फर्म होती है वो मेकर नहीं होती बल्कि टेकर होती है। ये इंडस्ट्री जो होता है वो होता है मेकर, तो फर्म को तो इस दिए हुए प्राइस पर ही चीज़ों को सेल करना पड़ता है। उसके बाद चलिए जो आपका 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन आपको क्या बताता है, ये क्वेश्चन आपको बताता है कि द थ्योरी इन विच ट्रेड साइकिल, यानी कि ट्रेड साइकिल की कोई थ्योरी है वो क्या बताती है कि ड्यू टू एक्सेस ऑफ एक्चुअल ओवर द डिजायर इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन गिवन बाय द हु अमंगस्ट द फॉलोइंग। तो करें कि जो एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट है वो डिजायर इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, तो करें कि ये ओवर इन्वेस्टमेंट की थ्योरी है, और ये जो थ्योरी दे रखी है वो हेग ने दे रखी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बोली गई हेग के द्वारा। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 12th क्वेश्चन है। अब 12th क्वेश्चन आपको क्या बताता है, ये क्वेश्चन आपको बताता है, एक ध्यान से समझिए कि ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, इन स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब उस स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं कि कौन सी करेक्ट है। अब एक बार एक सेकंड रुकिए। अब देखिए कि लिक्विडिटी ट्रैप, आप सभी जानते हो कि लिक्विडिटी ट्रैप का क्या मतलब होता है। ये केन्स का है ना लिक्विडिटी ट्रैप, ये लिक्विडिटी ट्रैप होता है, और ये मनी की डिमांड करोगे आप इसको बोलते हो। तो ये करें कि जब लिक्विडिटी ट्रैप आता है तो इस टाइम पर क्या होता है, सिचुएशन ऐसी होती है, मैं पहले आपको डिफाइन कर दूँ। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है मिनिमम होता है, और यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम होता है यहाँ पर, और बॉन्ड्स प्राइस में और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगेटिव संबंध होता है, ये भी ध्यान रखना। और जब बॉन्ड्स प्राइस हाई होते हैं तो उस टाइम पर बॉन्ड्स को सेल किया जाता है, और जब बॉन्ड्स प्राइस लो होते हैं तो उस टाइम पर बॉन्ड्स को परचेज किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इनका अपोजिट रिलेशन होता है बॉन्ड्स प्राइस का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अब लिक्विडिटी ट्रैप जब होता है ना तो उस टाइम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम होता है। यहाँ पर क्या होता है कि इन्वेस्टर जो होते हैं वो इस सिचुएशन में इतने कम ब्याज दर पर भी क्या है, वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते, बल्कि जितना भी पैसा होता है वो अपनी पॉकेट में रखना पसंद करते। देखिए लिक्विडिटी ट्रैप जो है इस सिचुएशन में पीपल प्रेफर टू होल्ड मनी रादर देन इन्वेस्टिंग, यानी इन्वेस्ट करने के बजाय कहाँ पर रखेंगे, अपनी पॉकेट में पैसा रखेंगे। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, बी है कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज सिचुएशन व्हेन पीपल प्रेफर टू इन्वेस्ट मनी रादर देन होल्ड इट। ये सेकंड ऑप्शन आपको ये बता रहा है कि जो भी लिक्विडिटी प्रेफरेंस है इसका मतलब ये है कि लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहते हैं, और इन्वेस्टमेंट जो है ना वो ज़्यादा करना चाहते हैं, और जो पॉकेट में पैसा ना वो कम रखना चाहते हैं। ये गलत बात है, रोंग है, क्योंकि प्रेफरेंस का ये मतलब होता है कि यहाँ पर हम मनी की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, और वो भी मनी की डिमांड इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने पॉकेट में रख सके, अपने पास लिक्विड फॉर्म में रख सके। तो ये इसका रोंग हो जाएगा। तो इन्होंने यही पूछा था यहाँ पर कि करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड, नहीं कौन सा सही है, बी तो हो गया गलत। अब इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये भी क्वेश्चन गलत हो गया और ये भी क्वेश्चन हो गया गलत और ये भी हो गया, तो ऑप्शन क्या रह जाएगा, इसका बी ही रहेगा।
लेकिन मैं आपको सारे एक्सप्लेन करवा देती हूँ। लिक्विडिटी क्रंच क्या होता है? इन ए सिचुएशन ऑफ शॉर्ट सप्लाई ऑफ मनी इन ए मनी मार्केट। तो करें कि ये वो होता है जब जैसे कि एटीएम में कुछ समय के लिए पैसे खत्म हो जाए ना, तो ये लिक्विडिटी क्रंच की प्रॉब्लम कहलाएगी। तो वो करें कि सिचुएशन है जब शॉर्ट सप्लाई मनी कमी हो जाती है मनी मार्केट में। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है आपको, क्रेडिट क्रंच जो होता है इन ए सिचुएशन ऑफ शॉर्ट सप्लाई ऑफ मनी इन ए लोन मार्केट। जब लोन मार्केट में कमी हो जाए, पैसे की सप्लाई की कमी हो जाए, तो उसको क्रेडिट क्रंच बोलते हैं। यदि मनी मार्केट में शॉर्टेज हो जाए सप्लाई की, तो उसको लिक्विडिटी क्रंच बोलते हैं। ये ध्यान रखना आपने कि लिक्विडिटी क्रंच किसको बोला जाता है? जब मनी मार्केट में पैसे की कमी हो जाए, सप्लाई शॉर्ट हो जाए। और जब क्रेडिट क्रंच जब बोला जाता है जब लोन मार्केट में पैसे मनी की जो है सप्लाई कम हो जाए। तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन मेन्यू कोस्ट। मेन्यू कोस्ट क्या होती है? मेन्यू कोस्ट क्या होती है कि जैसे आप देखते होगे ना, होटल आदि में जाते हो जब खाना खाते हो, तो वहाँ पर जब रेस्टोरेंट या होटल में आप जाते हो तो वहाँ पर जो खाना खाते हो तो वहाँ पर एक आपको मेन्यू दिया जाता है ना, उस पर लिखा होता है कि ये प्लेट इतने की है, प्लेट इतने की, ये चीज़ इतने की है। तो ये वो ही मेन्यू कोस्ट होती है। तो वो कहने की रिलेशन टू इन्फ्लेशन रेफर्स टू, कि मेन्यू कोस्ट जो है ना उसका इन्फ्लेशन के साथ क्या संबंध है, कि मेन्यू कोस्ट इज रिलेशन टू इन्फ्लेशन रेफर टू। अब देखिए ये जो होती है ना, ये होती है कॉस्ट ऑफ अल्टरिंग प्राइस लिस्ट। तो वो करें कि इसको ये बोला जाता है कॉस्ट ऑफ अल्टरिंग प्राइस लिस्ट। अब उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या बताता है? ये बताता है कि मिल्टन फ्रीडमैन जो है ना, क्वांटिटी थ्योरी मनी क्या है? मिल्टन फ्रीडमैन की जो क्वांटिटी थ्योरी मनी डिमांड फॉर मनी है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। गिल्ड एज मार्केट का क्या मतलब होता है? ये होती है जहाँ पर गवर्नमेंट मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, जहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो मार्केट होती है, जहाँ पर जिनको सेल और परचेज किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं गिल्ड एज मार्केट। ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इम्पैक्ट। ये क्या करेगा कि इन्फ्लेशनरी जो है ना वो कैसे इम्पैक्ट करेगा, इनमें से चार में से आपने बताना है। तो करें कि रीपेमेंट ऑफ द पब्लिक डेप्ट। वो करें कि हमने रीपे कर दिया जो भी हमने डेप्ट ले रखा था पब्लिक का, तो करें कि उससे इन्फ्लेशन आ जाएगा, रीपेमेंट ऑफ ए पब्लिक डेप्ट। दूसरा कि बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट। वो करें कि बोरोइंग से लेकर हमने जो भी हमारा घाटा था उसको कंप्लीट कर दिया है। सी है कि बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। वो करें कि बैंक से हमें लेकर जो भी घाटा था, बजट डेफिसिट था, उसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए जब लेकिन क्वेश्चन क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इम्पैक्ट, कि कौन सा इनमें से क्या कारण है, कौन सा सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन को लेकर आता है। मैं आपको बता देती हूँ कि जो इन्फ्लेशन को लेकर आने का कारण है डी क्या, क्रिएटिंग ए न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट। वो करेंगे कि अगर हम घाटे में चला हुआ है, यानी कि अगर हम घाटे में चले हुए, गवर्नमेंट घाटे में जा रही है, तो इस टाइम पर क्या करती है, बजट डेफिसिटिंग जो है ना, बजट डेफिसिट किया जाता है। बजट डेफिसिट के लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, नए नोट जो है ना वो छापेगी। तो जब नए नोट गवर्नमेंट छापेगी तो वहाँ पर क्या होगा, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। जितना जल्दी मनी की सप्लाई इंक्रीज होती है उतना जल्दी आउटपुट नहीं बढ़ पाता, इसलिए जो गुड्स की सप्लाई है वो तो कम हो जाती है और जो गुड्स की डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण से प्राइस बढ़ने का डर रहता है। ये ध्यान रखिएगा आप। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर एक तरीके से 17। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए क्या बोला गया है, इन्होंने बोला कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये करे कि एमएसएफ के बारे में बताइए कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है। अब देखिए जो एमएसएफ होती है ना, ये क्या होती है कि जब जो आरबीआई है ना, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को ओवरनाइट यानी कि 24 घंटे के लिए लोन देता है, इस लोन को कमर्शियल बैंक ने 24 घंटे के अंदर लौटाना होता है, वो एमएसएफ कहलाती है कि मार्जिनल जो स्टैंडिंग फैसिलिटी है। अब उसके बाद एक सेकंड देखिए, यहाँ पर एक LAF यानी कि जो LAF है वो क्या होती है, उसको भी आप एक बार डिफाइन कर लीजिए
कि जो LAF है, LAF जो है ना वो होती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि जो LAF है ये रही है LAF, ये होती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसको 1998 में यानी कि 1998 में जो नरसिम्हन कमेटी है उसने इसको लागू करने की बात की गई थी, और जो पार्सली इसको लागू कर दिया गया था 1999 के अंदर, लेकिन 2000 में जो LAF है उसको कम्प्लीटली लागू कर दिया गया था। जो LAF के जरिए क्या करता है कि जरिए बैंक जो है किसी भी जो आपात की स्थिति होती है या तो उसके लिए, या फिर कैश रिजर्व रेशो या SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को मेंटेन करने के लिए, इससे करने के लिए RBI से पैसे उधार ले सकती है। LAF के अंतर्गत जो होता है RBI सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी करता है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनको सेल किया जाता है। न्यूनतम बोली जो है ना यहाँ पर वो हो सकती है 5 करोड़ रुपए की, और मैक्सिमम जब तक आप पैसे खरीद सकते हो जब तक आपके पास सिक्योरिटी सेल करने के लिए है। तो SLR जो है, SLR कोटा को, यानी कि जो SLR जो ये रखे होते हैं ना बैंक अपने पास, उस सिक्योरिटी को ये सेल नहीं कर सकती। ये मैंने आपके इनके बारे में हिस्ट्री इनकी बता दी। फर्स्ट है कि MSF इज ऑन द लाइन ऑफ द एग्जिस्टिंग, तो वो करें कि MSF जो है ना LAF एंड, तो वो करें कि ये इसकी लाइन है एक, ठीक है ना LAF की, और जो LAF का एक पार्ट है, ये बात गलत है। तो इन्होंने क्या बोला कि MSF जो है ना वो LAF का एक पार्ट है, ये नहीं है, ऐसा ये अलग अलग है। MSF जो है इज ए कोस्टल रूट देन रेपो, ये ठीक है कि जो MSF है ना वो क्या है, महंगा है, किससे, रेपो रेट से, क्योंकि ऑन स्पॉट आपको चीज़ें लेनी होती है। MSF जो है फंक्शन एज द लास्ट रिजोर्ट फॉर बैंक्स टू द बोरो शॉर्ट टर्म, यानी कि थोड़े समय के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो ये एक लास्ट फंक्शन होगा, ठीक है ना। MSF के थ्रू आपके पास लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, इसके थ्रू आप लोन ले सकते हो। MSF इज लिंक टू द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ऑफ द बैंक, यानी कि MSF को लिंक किया जाता है नेट जो डिमांड होती है और टाइम लायबिलिटीज होती है उनके साथ, ये सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर A को छोड़कर BCD, यानी कि आप देख लोगे कि BCD क्या है, A ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि द अब्जॉर्प्शन अप्रोच, अब्जॉर्प्शन अप्रोच क्या है। यहाँ पर बात की गई है कि ये अब्जॉर्प्शन अप्रोच किसने दी है, ये दी है यहाँ पर सिडनी अलेक्जेंडर ने। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की ये थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से करवाई हुई है, इस थ्योरी को आप देख सकते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है BOP, ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत ही डेप्थ में करवाया हुआ है। इसको देखिए क्या बोला गया कि मैच करना, और मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले बता दूं कि मैचिंग में क्या है। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। तो इन्होंने ये बोला कि एक तो आपका करंट अकाउंट होता है और एक आपका होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट होता है ना, इसको रेवेन्यू अकाउंट भी बोल सकते हो आप। ये होता है एक तरीके से जो कि इसके अंदर 3-4 चीज़ें आती हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है आपका गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रांसफ़र पेमेंट, और जो भी रेमिटेंस बाहर से आपके जो यहाँ के देश के लोग जो दूसरे देश में गए हुए हैं, जो वहाँ से जो पैसा भेजते हैं उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। NRI की बात नहीं कर रही हूँ, NRI डिपॉजिट तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, करंट अकाउंट की बात कर रही हूँ। जो भी आपने पैसा लगाया हुआ है, उस जो इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है वो भी करंट अकाउंट में जाता है। कैपिटल अकाउंट में वो चीज़ें जाती हैं जो हैवी चीज़ें होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट होगा, जितनी भी उधार होगी, लोन होगी, बोरोइंग होगी, वो सारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो देखिए इसको मैंने ये बातें बताई हैं, तो इससे ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अब इसको मैच करना, डेबिट इन ए करंट अकाउंट, तो बिल्कुल सही बात है। अब देखो जब आप एक्सपोर्ट करते हो किसी चीज़ का, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हो तो पैसा आपकी कंट्री में आएगा ना, तो ये आएगा क्रेडिट, इसको बोलते हैं क्रेडिट। जब पैसा आता है उसको क्रेडिट बोलते हैं, और जब आप इंपोर्ट करोगे तो देना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं डेबिट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और देखिए जब स्टार्टिंग में एक बार आप किसी से लोन लेते हो ना तो वो भी क्रेडिट में ही जाएगा, ये ध्यान रखिए। जब आपके देश में इन्वेस्टमेंट आता है वो क्रेडिट में जाएगा, जब आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेबिट में जाएगा किसी दूसरे देश में, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखोगे आप। तो देखिए इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्होंने बोला कि डेबिट इन ए करंट अकाउंट, बिल्कुल आप करंट अकाउंट में क्या कहाँ करंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि गुड्स की बात की गई है, गुड्स और सर्विसेज के
इंपोर्ट की। तो ये आपका करंट अकाउंट में जाएगा, बट डेबिट साइड जाएगा क्योंकि आपने चीज़ें मंगवाई है, अब उसके पेमेंट आपने करनी पड़ेगी। रिसिप्ट और ट्रांसफर पेमेंट, एक तरफा हस्तांतरण भी आपका करंट अकाउंट का पार्ट है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट से, देखिए जब मैंने आपको अभी बताया कि इन्वेस्टमेंट होगी, बोरोइंग होगी, ये सारा किसका पार्ट है, जितने भी तरीके के इन्वेस्टमेंट है वो करंट कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। दूसरा कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट, ये भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आंसर में डेबिट, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो इन्होंने यही पूछा था कि नोट करेक्ट बताओ, तो सारी के सारी चीज़ें कहाँ चले जाएंगे, ये कैपिटल में चला जाएगा, दोनों करंट में चला जाएंगे। ये भी कैपिटल का पार्ट है, बट यहाँ पर करंट लिखा हुआ इसलिए गलत हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 20वां क्वेश्चन है, ये बताता है आपको प्रेविस सिंगर की जो थ्योरी है ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, तो ये आपको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि हमेशा ही है ना जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है ना वो विकासशील या अविकसित देशों के खिलाफ रहती हैं। ठीक है, क्यों रहती हैं, ये इसका कारण इन्होंने बताया, क्योंकि वो प्राइमरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को वो इम्पोर्ट करते हैं। प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस रिलेट टू द, वो करें कि ये किससे रिलेटेड है, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ ए डेवलपिंग कंट्रीज, तो इसका आंसर ये रहेगा। अब उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना, तो वो करें कि इसके अंदर नॉट करेक्ट ढूंढना है। अब ध्यान रखिएगा, अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, एक करंट अकाउंट होता है, एक आपका कैपिटल अकाउंट होता है, एक एरर एमिशन अकाउंट होता है, ठीक है ना। एरर, अगर यहाँ पर कुछ लिखना भूल गए, यहाँ पर कुछ भूल गए, तो एरर एमिशन में डाल दो, क्योंकि अकाउंटिंग फॉर्म में बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। जब डिसइक्विलिब्रियम का मतलब आता है, तो डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है चाहे रिसिप्ट ज़्यादा हो पेमेंट से या फिर रिसिप्ट कम हो पेमेंट से, दोनों ही सिचुएशन में जो भी होता है वो डिसइक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में सिर्फ जब रहेगा रिसिप्ट और पेमेंट क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, एक साल के अंदर एक लेखा जोखा होता है लेनदारी का और देनदारी का। एक कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने दूसरे कंट्री से जो भी एक तरीके से जो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स हुई हैं उनका लेखा जोखा होगा ये। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इसके अंदर इन्होंने ये जो क्वेश्चन है 21वां, इसमें क्या बोला है, इसमें उन्होंने ये बात बोली है, एक बार देख लेते हैं कि इफ़ ए फॉरेन सिटीजन डिपॉजिट सम मनी इन ए बैंक इन इंडिया द अकाउंट रिगार्ड दिस इज ए क्रेडिट। देखिए अभी अभी आप पढ़ कर आए हो, तो आप इसका एक बार इसको पॉज करके आप देख सकते हो कि क्या ये बात सही है कि जो भी इफ़ ए फॉरेन सिटीजन डिपॉजिट सम मनी, यानी कि कोई भी फॉरेन सिटीजन है वो डिपॉजिट करवाता सम मनी ने बैंक में, इंडिया के बैंक में, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगी, क्रेडिट कहलाएगी, डेबिट, क्रेडिट ही कहलाएगी क्योंकि पैसा आपके पास आया। ठीक है, राइट। अब इन्होंने क्या पूछा है कि गलत बतानी है आपने, तो फिर है कि इसके अंदर बी देखिए, द करंट अकाउंट बैलेंस सोज ओनली द बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। अभी मैंने आपको बताया कि करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जब खाली गुड्स की बात करते हो तो इसको विजिबल ट्रेड बोलते हो, जब सर्विस की बात करते हो तो इसको इनविजिबल ट्रेड बोलते हो, इनविजिबल जो है ना ट्रेड बोलोगे। उसके बाद देखिए एक होता है इसके अंदर ट्रांसफर पेमेंट, एक तरफा हस्तांतरण, जिसके लिए ना आज आपने कुछ पे किया ना फ्यूचर में कुछ काम करना, जैसे बुढ़ापा पेंशन मिलती है ना, तो एक तरीके से ट्रांसफर पेमेंट, कोई आपको गिफ्ट दे दे वो ट्रांसफर पेमेंट कहलाएगा। अब देख लेते हैं, तो उन्होंने बोला कि द करंट अकाउंट बैलेंस सोज ओनली द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज गुड्स और सर्विसेज को थोड़ा लेकर चलता है अकेला, गुड्स सर्विसेज होगी, ट्रांसफर पेमेंट होगी, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका रॉन्ग हो गया। ऑलवेज फॉर एरर एंड एमिशन द अकाउंट ऑलवेज बैलेंस, तो अभी मैंने आपको बताया था कि 3 अकाउंट है, एक आपका करंट अकाउंट है, एक आपका कैपिटल अकाउंट है और एक आपका एरर एमिशन अकाउंट है। जो एरर एमिशन अकाउंट है, अगर आप कुछ भूल जाते हो इन दोनों में लिखना, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें डाल दिया जाता है। अब देखिए, इफ़ द कंट्रीज रिजर्व ए फॉरेन करेंसी इंक्रीज देन देयर इन माइनस साइन ऑफ दिस कंट्री, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। तो कहेंगे कंट्री के अगर फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है, रिजर्व पे फॉरेन करेंसी इंक्रीज, फॉरेन करेंसी का अगर रिजर्व बढ़ रहा है, जैसे डॉलर की हम बात करें, अगर इंडिया के पास डॉलर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डॉलर ज़्यादा रखने की क्यों ज़रूरत पड़ी, डॉलर रखने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हो अमेरिका से,
या ऐसी जगह जहाँ से डॉलर की ज़रूरत पड़ती होगी। तो जब दूसरे कंट्री की जो करेंसी है, जब आप उसको ज़्यादा स्टॉक करके रखते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी पेमेंट्स बहुत ज़्यादा, उस देश से आप बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर इंपोर्ट करते हो। तो इसलिए करें कि इफ़ द कंट्री रिजर्व फॉरेन करेंसी इंक्रीज देन देयर इज़ ए माइनस साइन ऑफ दिस एंट्री, ठीक है। नहीं तो ये माइनस साइड जाएगी, जो ये एंट्री जाएगी, माइनस साइन आएगा इसके लिए। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपको बताता है कि लेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड सर्टेन्स कंट्री भी एक्स ई एक्स हो गया, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स ई एम, यानी कि इम्पोर्ट की इलास्टिसिटी इम्पोर्ट की ये है और एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी ये है। तो अज्यूम दैट कंट्री डी वैल्यू नहीं की, वो करें कि इस सिचुएशन में ये दो इलास्टिसिटी हैं, इम्पोर्ट की एक्सपोर्ट की। अब आपको ये बता है इन्होंने कि अगर कोई भी कंट्री डी वैल्यू करवाता है अपनी करेंसी को, डी वैल्यू का क्या मतलब होता है, अपनी करेंसी की वैल्यू घटा देना दूसरी कंट्री के कंपेरिजन में। मान लेते हैं कि $1 की कीमत है 40 रुपीज़, अगर $1 की कीमत कर दी जाए 65 रुपीज़, तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी कंट्री की जो है करेंसी है उसको डी वैल्यू कर दिया। पहले के कंपेयर में आपकी कंट्री की जो करेंसी है वो डी वैल्यू हो गई है, क्योंकि पहले तो $1 के बदले में 40 रुपये देने पड़ते थे, $1 के बदले में 65 रुपीज़ देने पड़ते। ये इसलिए किया जाता था कि अब उनको ना हमारा प्रोडक्ट जो ना वो सस्ता लगेगा, क्योंकि उनको तो $1 लेकर आना था, 40 रुपये के बराबर चीज़ें ले जाते थे। अब $1 लेकर आएंगे, 65 के बराबर चीज़ें ले जाएंगे। अब उनको हमारे प्रोडक्ट सस्ता लगेगा और हमें उनका प्रोडक्ट महंगा लगेगा, इसलिए हमारे इंपोर्ट घटते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। और अगर ऐसा होता है, ये कब इफेक्टिव होगा, ये इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी इन्होंने बोला है कि डिवैल्यू करवाने से कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जब बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए अगर करेंसी को डिवैल्यू करवाया जाता है तो एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट की जो इलास्टिसिटी है वो आपकी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है ना, 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये मार्शल अंडर जो कंडीशन है वो भी यही बात कहती है। तो ये ध्यान रखिएगा। इन सब पर मैंने अच्छे से बैलेंस ऑफ पेमेंट, इलास्टिसिटी, अप्रोच, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्थ में टॉपिक बनाए हुए हैं, तो आप उस टॉपिक को एक बार देख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड रुकिए, जो 23वां क्वेश्चन है वो आपको क्या बताता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए आपको क्या बताता है, ये बताता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज रुपी टू डेप्रिशिएट अगेंस्ट US डॉलर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। वो करें कि अदर बातें तो रही कॉन्स्टेंट, अगर वो करें कि इंडिया का रुपया, ये इंडिया का रुपया है, यहाँ पर हम डॉलर ले लेते हैं, $1 जो है वो इक्वल था, पहले हम बोल लेते हैं, मान लिया कि 45 रुपीज़। अब उन्होंने कहा कि इसके कंपेयर में, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज रुपी टू डेप्रिशिएट अगेंस्ट द US डॉलर। अब डेप्रिशिएट कर गया। डेप्रिशिएट जब होता है, जब डिमांड और सप्लाई के आधार पर होता है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर जब क्या हुआ, एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन हो। और डिवैल्यू का मतलब होता है जब गवर्नमेंट करती है जानबूझकर। तो वो करें कि पहले इस, अब क्या कर गया, डेप्रिशिएट कर गया। डेप्रिशिएट का क्या मतलब है कि $1 अगर अब डॉलर की कीमत बढ़ गई, मान लेते हैं कि 70 रुपीज़ हो गई है, तो अब आपको क्या है, $1 के बदले में ज़्यादा देना पड़ता है। तो वो करें कि अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बनी होगी, ऐसा क्यों हुआ होगा, अब उसके बारे में जानते हैं। अब वो करें कि राइज इन इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, गलत बात है। अगर इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता ना तो US के लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते, ठीक है, तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करती ही नहीं, अप्रिशिएट कर जाती। दूसरा कि इसको बी को एक बार छूट देते क्योंकि आंसर ही बी है। एन एक्सपेक्टेड राइज इन एक्सटेंड वैल्यू ऑफ रुपीज़, ये तो कोई मतलब ही नहीं है कि एक्सटेंड वैल्यू का कोई मतलब नहीं यहाँ पर। डी एन इंक्रीज इन फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी गलत बात है, क्योंकि अगर बाहर का इन्वेस्टमेंट हमारे देश में ज़्यादा आएगा तब भी हमारा करेंसी जो ना वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो वो करें कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ कि फॉल इन इनकम इन USA, क्योंकि अब उनकी इनकम क्या होगी, घट गई है, जिसके कारण से अब वो हमारे इम्पोर्ट जो हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, उनके जो वो इम्पोर्ट है, यानी कि अब वो हमारे जो हम उनको सामान बेचते हैं वो कम लेते हैं। इस कारण से जब हमारे प्रोडक्ट की उस कंट्री में डिमांड घट जाएगी, जब डिमांड घटेगी तो रुपए की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिस कारण से हमारी करेंसी क्या कर जाएगी, डेप्रिशिएट कर जाएगी। ये ध्यान रखना। अब है क्वेश्चन नंबर 24।
कि अकॉर्डिंग टू मर्केंटलिस्ट, मर्केंटलिस्ट क्या, जब हम आईटी स्टार्ट करते हैं ना इंटरनेशनल ट्रेड, तो सबसे पहले हम मर्केंटलिस्ट की बात करते हैं। मर्केंटलिस्ट क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमें ना एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी कंट्री रिच बनना चाहती है, अपना स्टेटस बनाए रखना चाहती है तो वर्ल्ड में, तो उसको क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इम्पोर्ट को उसने आने ही देना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ये 24वां क्वेश्चन है, इस 24वें क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या बोला है कि ये इस तरीके की स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं, ये जो ट्रेड होता है वो होता है जीरो सम गेम, ठीक है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, इससे ये होगा। दूसरा है कि देर इज कंप्लीट स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन व्हेन द कंट्री इनकम्प्लीट, सॉरी कंप्लीट नहीं, तो वो करेंगे कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब जो भी प्रोडक्शन करने वाली जो फर्म है, जो कंट्री है, वो परफेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं करती। देखिए 3-4 तरीके की यहाँ पर कॉस्ट बताई गई। कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब होती है पीपीसी स्ट्रेट लाइन होगा, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी तो पीपीसी ऐसे होगा, कॉन्वेक्स होगा, और जब इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी तो पीपीसी होगा कॉनकेव, ठीक है ना, ये कॉन्वेक्स। इनडिटर्मिनेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये इसका कोई मतलब नहीं कि इनडिटर्मिनेट हो गया डिटर्मिनेट हो गई। अब देखिए इन्होंने बोला कि जब हमारा जो है ना पीपीसी जो होता है कॉनकेव, तो उस टाइम पे इसको बोलते बढ़ती लागतों के अंदर उत्पादन होना। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे ना, एक्स को बढ़ाते जाएंगे, तो वैसे वैसे हमें ना स्टार्टिंग में इसका क्या है कि हम इसकी कम छोड़ेंगे इसकी मात्रा को, उसके बाद इसकी नेक्स्ट यूनिट बढ़ाने के लिए उससे ज़्यादा छोड़ेंगे, इसकी एक और यूनिट बनाने के लिए उससे भी ज़्यादा छोड़ेंगे। तो इसकी एक एक यूनिट जब हम बढ़ा रहे हैं तो इसकी पहले कम और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो MRT होती है ना, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्स एंड वाई, वो होती है इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब है एक्स जो है ना उसका उत्पादन जो है ना बढ़ती लागतों में हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी स्पेशलाइजेशन होगा कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पर जो भी वस्तुओं का उत्पादन होगा वो क्या होगा, इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी एक वस्तु को चूज कर लो, एक्स को या वाई को, या एक्स को ही हम प्रॉपर बनाएंगे पूरा या वाई को, दोनों ही वस्तु यहाँ पर आपको बनानी पड़ेंगी, आपको ये बता रहा। तो इसलिए वो करें कि इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन कब होगा, जब इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, यानी कि कॉनकेव होगा पीपीसी, MRT XY जो है वो इंक्रीजिंग होगी, ये ध्यान रखिए। अब देखिए टैक्स बोयेंसी क्या होती है, इनकी टैक्स अच्छा कब कहलाएगा, टैक्स के अच्छा होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि टैक्स जो है ना बोइंट तब कहलाएगा कि जब ए टैक्स इज सेट टू बी बोइंट, यानी कि ए टैक्स is said to be buoyant if the tax revenue increase more than the proportionality is response to a rise in national income या output। जब आपका जितने से आउटपुट बढ़ा ना, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, जितने से आपका आउटपुट यानी कि जितने से आपकी जीडीपी बढ़ी है, ठीक है, जीडीपी जब ज़्यादा बढ़ती है तो टैक्स कलेक्शन भी तो बढ़ेगा, यानी कि जितने से जीडीपी बढ़ी है, मान लेते हैं कि 1% से बढ़े, तो इसके 1% से बढ़ने से, लेकिन जो टैक्स का कलेक्शन है ना वो 1% से ज़्यादा से बढ़ जाए, तो यही टैक्स बोयेंसी होती है। समझे कि जब टैक्स जितने से जीडीपी बढ़े, उस जीडीपी के बढ़ने से अगर टैक्स जो है ना गवर्नमेंट के पास वो ज़्यादा चला जाए तो उसको बोलते टैक्स क्या बोयेंट है, अच्छा है। तो अब यहाँ पर आपने ये बताना कि इसका आंसर जो है ना कौन सा सही होगा। देखिए इसका आंसर होगा फर्स्ट सही, ये वाला, कि जो टैक्स पॉइंट होता है इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखोगे ना, ये अलग अलग कर रखे कि ये चेंज वाले एक साइड कर दिए, तो ये नॉर्मल ही था पहले तो, कि जैसे कि आप इलास्टिसिटी निकालते ना कि चेंज इन इस तरीके से कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या होता है कि P अपॉन में क्यू, यानी कैसे होता है चेंज इन P और इनटू में फिर क्या होता है P अपॉन में क्यू किया जाता है ना कि P अपॉन में क्यू इनटू में चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन P, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब इसको P और क्यू को क्या कर दोगे आप एक साइड कर दोगे, यहाँ पर क्या है कि चेंज इन क्यू डिवाइड बाय क्यू, तो आपने फिर क्या किया था इनको एक साइड कर दिया, जो चेंज वाले थे इनको एक साइड कर दिया, तो P अपॉन में क्यू आ गया, चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन P आ गया। उसी प्रकार से ये भी है, ये पहले इस तरीके के थे फिर अब इस तरीके के आ गए। तब ये आपको क्या बता रहे हैं, ये करें कि अगर ये आपकी जीडीपी है, इसमें चेंज होने से जो टैक्स में की रेट में जो चेंज होगा, ये सिंपल टैक्स है स्टार्टिंग का और ये आपकी जीडीपी है। उसके बाद जब जीडीपी में चेंज हुआ तो टैक्स में अगर जीडीपी में चेंज होने से ज़्यादा चेंज आ जाए तो टैक्स अच्छा कहलाएगा, टैक्स जो है बुओयंट कहलाएगा। अब उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब
क्वेश्चन नंबर जो 27 आपको क्या बताता है, ये बताता है कि इनकम टैक्स इज जनरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, यानी कि इनकम टैक्स है ना किसके ऊपर बेस्ड होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है ना। तो ये करेंगे बेनिफिट रिसीव्ड प्रिंसिपल के ऊपर, ये पब्लिक का क्वेश्चन है, नहीं ये तो गलत बात है। विलिंग अपनी इच्छा के ऊपर है, नहीं ये वाला एबिलिटी, जितना एबिलिटी जिसकी है उसके आधार पर उससे टैक्स लिया जाए। तो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। अब आगे कि विच मेथड कैन हेल्प इन द ऑब्टेनिंग ए वेलफेयर इंप्रूवमेंट इन एक्सटर्नलिटीज एग्जिस्ट। ये करें कि इकोनॉमी में एक्सटर्नलिटीज है, ठीक है ना, तो यहाँ से उन एक्सटर्नलिटीज को हटाना है, ठीक है ना, इंप्रूव करना वेलफेयर को। तो क्या करेंगे, सरकार को क्या करना चाहिए, रेगुलेशन लगा देना चाहिए। भी एक्सटर्नलिटीज इंक्रीज हैं, मान लेते हैं कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का क्या मतलब होता है कि उत्पादन तो कम होना चाहिए लेकिन इकोनॉमी में ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा है, और जो उत्पादन किया जा रहा है उससे जो लोगों की कॉस्ट बढ़ रही है ना, फिर वो जो अपना प्रोडक्ट उनको फिर उसको कंपनसेट भी नहीं किया जा रहा है। यानी कि जो अपना प्राइस रखते हैं ना अपने प्रोडक्ट का, वो अपनी मर्जी से रखते हैं, वो उनकी कॉस्ट के आधार पर नहीं रखते, ताकि ज़्यादा प्राइस रख के उनको क्या, जितनी भी उनकी कॉस्ट ज़्यादा आई है वो उनको पे कर दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए रेगुलेशन लगाने चाहिए। असाइनिंग प्रॉपर्टी राइट्स एंड प्रीमिटिंग क्या बताया है, बार्गेनिंग। तो करें कि यहाँ पर बार्गेनिंग को परमिट मिलना चाहिए। दूसरा क्या, प्रॉपर्टी राइट्स जो है ना वो असाइन कर देने चाहिए। पिगमेंट टेस्ट भी क्या होता है कि इस तरीके का टैक्स होता है, जो ये टैक्स होता है, जो पिगमेंट टैक्स है, ये क्या होता है, ये एक्सटर्नलिटीज के ऊपर, यानी कि जब नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती हैं तो यानी कि जो एक तरीके से इकोनॉमी को, यानी कि जो सोसाइटी है जब उसके वेलफेयर को जो घटाती हैं उस समय इसको लगाया जाता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए जो 29 क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या बताता है, 29 आपको क्वेश्चन ये बताता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल रिसिप्ट्स इन द गवर्नमेंट बजट। कि जो 29 क्वेश्चन है कि यहाँ पर बताया उन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट जो है ना वो कैपिटल रिसिप्ट इन द गवर्नमेंट बजट, यानी कि जो कैपिटल रिसिप्ट है वो कहाँ पर जाएंगी गवर्नमेंट के बजट में। फर्स्ट है कि इंटरेस्ट रिसिप्ट उन्हें लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू अदर पार्टीज। फिर कि डिविडेंड एंड प्रॉफिट ऑफ ए पब्लिक एंटरप्राइजेज, बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट्स। देखिए अब जो ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल रिसिप्ट इन द गवर्नमेंट बजट। देखिए जो फर्स्ट वाला है ना कि इंटरेस्ट, ये किसका, ये रेवेन्यू का पार्ट है, ठीक है ना, ये कैपिटल रिसिप्ट्स नहीं है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। अभी मैंने आपको बताया था कि करंट अकाउंट को ही पहले क्या बोला जाता था, रेवेन्यू अकाउंट बोला जाता था। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। जब भी करंट अकाउंट जैसे होंगे ना, तो जब ब्याज की बात आई तो किस में जाएगा, ये जाएगा आपका करंट अकाउंट में, या रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएगी। दूसरा है इसके अंदर जो बी पॉइंट है कि डिविडेंड एंड प्रॉफिट और पॉलिसी, डिविडेंड एंड प्रॉफिट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज। जो डिविडेंड और प्रॉफिट होता है ना, ठीक है, ये भी आपका कहाँ पर जाएगा, रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट में वही चीज़ जाएगी, जैसे उधार लेना हो गया, बोरोइंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा सी। टैक्स भी क्या आपका रेवेन्यू अकाउंट का ही पार्ट है। तो आपने देख लिया जितना भी इन्वेस्टमेंट है, जितना भी बोरोइंग है, वो सारा का सारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। चाहे ब्याज की दर है, चाहे डिविडेंड है, चाहे प्रॉफिट है, चाहे टैक्स है, चाहे इंटरेस्ट है, चाहे ट्रांसफर पेमेंट है, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट है जो गुड्स एंड सर्विसेज का, वो आपका करंट अकाउंट या रेवेन्यू अकाउंट में जाने वाला है। अब देखिए विच अमंग द फॉलोइंग वुड द मोस्ट इफेक्टिव इन द मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज को मिटिगेटिंग खत्म करने के लिए क्या, यानी कि कम करने के लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या इफेक्टिव रहेगा। ये करें कि मोनोपोली कर दो, मॉनेटरी पॉलिसी ने एक्टिव कर दो, फ्रीइंग द मार्केट्स, मार्केट ने डिमांड और सप्लाई के आधार पर छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट क्या करे, फिजिकल पॉलिसी को अप्लाई करे, तभी एक्सटर्नलिटीज को दूर किया जा सकता है। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी यहाँ पर किसी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रह जाता है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।